everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. Today we are going to continue with our previous session which was based on nth term of an AP. So let us start the session. इसके previous session में हमने क्या क्या देखा है? Problems based on finding nth term of an AP, problems based on finding n, problems based on finding AP. और आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? Problems based on finding the nth term from the last term, problems based on divisibles and multiples and word problems. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 which is based on finding the nth term from the last term. तो क्या दिया है क्वेश्चन में? Find the 11th term from the last term towards the first term of the AP 10, 7, 4 and so on up to minus 62. इसका मतलब हमें क्या पूछा गया है? We need to find the 11th term from the last term. अभी तक हमने nth term कैसे कैलकुलेट की है? From the first term. अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है? From the last term. मतलब पीछे से 11th term हमें कैलकुलेट करना है. तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है अभी ध्यान से देखना. तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? इस एपी का ऑर्डर ही रिवर्स कर देना है. तो एपी का ऑर्डर रिवर्स करना है मतलब क्या लिखना है? एपी इज -62 सो ऑन अप टू 4, 7, 10. सिंपल ऑर्डर रिवर्स कर दिया है और इसके बाद रेगुलर प्रोसेस हम जो पहले फॉलो करते थे वही फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा. सिंपल. तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन दिस केस नाउ? The first term is -62. What is the common difference? अब common difference कैसे calculate करते हैं? Difference between the consecutive terms. So common difference क्या हो जाएगा? 7 minus 4. So common difference is 7 minus 4 and this is equal to 3. Common difference आ गया है 7 minus 4 and this is equal to 3. अभी आपको first term पता है, common difference पता है, तो आप a n कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपको n की भी वैल्यू पता है. n की वैल्यू क्या है? 11. तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a11, राइट. तो इसके लिए मैं पहले यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a11 एंड दिस इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म इज -62 प्लस nth term is 11 minus 1 into the common difference is 3. So this is equal to -62 as it is plus 11 minus 1 is 10 multiplied by 3. So this is equal to -62 plus 10 into 3 is 30. So answer is -62 plus 30. कितना होता है? Answer is -32. आ गया. So therefore we say that 11th term from the last term is -32. सिंपल है. मैंने बस क्या किया है? इस एपी का ऑर्डर ही चेंज कर दिया है. जो 10, 7, 4 सो ऑन अप टू -62 था मैंने उसको ऑर्डर चेंज कर दिया. ये हो गया -62 सो ऑन अप टू 4, 7, 10 एंड मैंने बस इसको सॉल्व किया है. समझ में आ गया? इजी है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिविजिबल्स और मल्टीपल्स. तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है इस केस में? विच इज द लोएस्ट 3 डिजिट नंबर? विच इज द लोएस्ट 3 डिजिट नंबर? तो लोएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100. एंड विच इज द हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर? द हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. ये तो इजी है समझना. लोएस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. लेकिन हमें क्या चाहिए? लोएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7. हमें क्या चाहिए? लोएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 एंड हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज आल्सो डिविजिबल बाय 7. तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी ध्यान देना है. मैं बस इसको डिवाइड कर लेता हूं 7 के साथ
और इसको भी डिवाइड कर लेता हूं 7 के साथ। तो देखते हैं क्या होता है इससे। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 3, 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 2। वैसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2 9, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 1 9, एंड लास्ट इज 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 5। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लोएस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अभी आपको पता है अगर मैंने 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर जो आता है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ये हमने लोअर क्लासेस में भी सीखा है। अगर मैंने इस 100 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो द नंबर ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाय 7। लेकिन ये नंबर 3 डिजिट नंबर है क्या, नहीं। हमें क्या चाहिए, लोएस्ट 3 डिजिट नंबर। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, बस इस 98 में क्या करना है, 7 ऐड कर देना है। बस इस 98 में 7 ऐड कर देना है तो नंबर विल बी 105। सो द लोएस्ट 3 डिजिट नंबर इज 105। वैसे ही हाउ विल यू फाइंड द लोएस्ट हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर, ये जो नंबर है 999, उसमें से क्या करना है, ये रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू 994। तो हमें मिल गया लोएस्ट 3 डिजिट नंबर इज 105, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर इज 994। कैसे किया है, पहले 100 को 7 से डिवाइड कर लिया, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आता है 98। लेकिन हमें 98 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर कैसे मिलेगा, इस 98 में 7 ऐड कर दो, आपको लोएस्ट 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए भी वही किया है, पहले जो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको 7 से डिवाइड कर लिया, जो भी रिमाइंडर आता है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है 994। So this is the highest 3 digit number divisible by 7 and this is the lowest 3 digit number divisible by 7। यहां तक समझ में आ गया है। अब हमें करना क्या है, we need to find the number of 3 digit numbers। मतलब क्या करना है, हमें n फाइंड आउट करना है कि कितने 3 digit numbers है which are divisible by 7। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने 3 digit numbers है which are divisible by 7। तो अब कैसे लिखेंगे, देखिए पहले मैं लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख देता हूं। सो लिस्ट ऑफ नंबर्स, सो लिस्ट ऑफ नंबर्स विच इज द लोएस्ट नंबर, द लोएस्ट नंबर इज 105। उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 7। ऑब्वियसली इसमें क्या करना है, बस 7 ऐड कर देना है। तो 105 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 112। ऐसे कहां तक जाना है, अप टू 994 बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट नंबर। ये आ गया लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब ये एपी में है क्या, यस। आप चेक भी कर सकते हो, फर्स्ट टर्म ए इज 105 और अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, चेक करना है यहां पर आप, 112 माइनस 105, सो दिस इज इक्वल टू 7। करेक्ट। ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो क्या आने वाला है, 7 ही आने वाला है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, दिस कैन बी सेड एज द कॉमन डिफरेंस। तो हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गई। इसका मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स को मैं ऐसे बोल दूं, दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड एपी। करेक्ट। अब इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज इन एपी। यहां तक क्लियर है अभी। अब ये एपी में है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है और हमें ए nth टर्म भी पता है। व्हाट इज द ए nth टर्म, इट इज 994। तो अब अगर ये 3 चीजें पता है तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ n यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो बस कैलकुलेट करना है अभी, फॉर्मूला में वैल्यूज रखकर। So I'll apply the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. What is the value of an? It is 994 and this is equal to, what is the first term now? It is 105 plus n minus 1. n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है and what is the common difference? It is 7. समझ में आ गया। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। So this is 994 is equal to 105
plus 7 into n is 7n minus 7 into 1 is 7. 994 is equal to 105 minus 7 becomes 98. 105 minus 7 becomes 98 plus 7n. So 994 minus 98 is equal to 7n. So therefore we have n is equal to 994 minus 98 कितना हो जाएगा 896 divided by 7. So what will be the value of n? So this is equal to, ये अगर आप करोगे कैलकुलेट तो ये हो जाएगा 7 1 7 1 9 7 4 28 1 6 1 6 इसका मतलब सॉरी 7 1 7 रिमाइंडर इज 1 9 उसके बाद हो जाएगा 7 2 14 रिमाइंडर इज 5 5 6 मींस नंबर ऑफ टर्म्स इज 128. मैंने बस इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया है तो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं 128. अब इसका मतलब क्या है n की वैल्यू 128 आ रही है. इसका मतलब क्या है we have got the number of 3 digit numbers divisible by 7. तो number of 3 digit numbers divisible by 7 are 128. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम. चलिए देखते हैं अभी वर्ड प्रॉब्लम्स कि nth टर्म में वर्ड प्रॉब्लम्स किस वैरायटी में आ सकते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ 1000 रुपीज. क्या दिया गया है? अ सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do this form an AP. If so, find the interest at the end of 30 years. इसका मतलब क्या दिया है? अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड प्रॉब्लम है जो आपने क्लास 8 में भी स्टडी किया है, क्लास 7 में भी स्टडी किया है. Sum of 1000 rupees is invested at 8% simple interest per year. अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है 1000 रुपीज? इट इज इंडिकेटिंग द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज एंड इट इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम या फिर 8% पर ईयर और ये रेट दिया गया है 8%. और हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर. हर साल के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास एक फॉर्मूला है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT डिवाइडेड बाय 100. करेक्ट है. तो पहले साल के बाद इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा इस अमाउंट के ऊपर? SI इज इक्वल टू, अभी सपोज मैं इसको डिनोट कर रहा हूं 1 से. सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100. ये फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा हुआ है. अभी मैं यहां पर बस फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा हूं, इसको कर देता हूं मैं इरेज. प्रिंसिपल के जगह पर क्या लिखना है? अभी 1000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड कितना है 1 साल के बाद कितना मिल रहा है डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू 80 रुपीज. तो 1 साल के बाद 1000 रुपीज पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 80 रुपीज. करेक्ट. वैसे ही अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं 2 साल के लिए तो प्रिंसिपल कितना है फिर से 1000 टाइम पे रेट कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड अभी कितना है 2 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100. सो दिस विल बी इक्वल टू 160 रुपीज. करेक्ट. वैसे ही व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स? सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स विल बी इक्वल टू, ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, मैं बस डायरेक्टली लिख रहा हूं. सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर. ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, मैं बस डायरेक्टली लिख रहा हूं.
So simple interest at the end of 3 years will be equal to, again formula सेम है, 1000 multiplied by 8 multiplied by टाइम पीरियड अभी कितना हो रहा है 3 साल डिवाइडेड बाय 100, तो दिस विल बी इक्वल टू 240 रुपीज। ऐसे आप कैलकुलेट करते जा सकते हो। तो मैं इसको अब लिखता हूं बस लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो मुझे नंबर्स क्या क्या मिल रहे हैं अभी यहां पर 80, 160, 240 एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी फॉर्म करते हैं? हमें पहला क्वेश्चन वही पूछा है, डू दिस फॉर्म एन एपी। तो चलिए चेक करते हैं एपी फॉर्म होता है या नहीं। कैसे चेक करते हैं? बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो सपोज मैं इसको बोल देता हूं लेट a इज इक्वल टू 80, a बोलो या फिर a1 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a2 इज इक्वल टू 160 एंड a3 इज इक्वल टू 240। तो क्या ये एपी फॉर्म करते हैं? कैसे चेक करोगे? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 80 एंड a3 माइनस a2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 80। So from this we find that the common difference is fixed। अब ये मैंने पहले भी बताया, अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, इसके नीचे ये आपको स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा? As the difference is fixed, the given list of numbers forms an AP। As the difference is fixed, the given list of numbers forms an AP। इसका मतलब क्या है? ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहा है वो क्या फॉर्म कर रहा है? इट इज फॉर्मिंग एन AP। तो मैं आंसर लिख रहा हूं अभी यहां पर। सो एज आपके लिए लिख रहा हूं मैं ये स्टेटमेंट, एज द डिफरेंस इज फिक्स्ड, एज द डिफरेंस इज फिक्स्ड, given list of numbers, given list of numbers form an AP। अब AP फॉर्म कर रहा है, ये समझ में आ गया। तो मैं लिख देता हूं AP इज 80, 160, 240 and so on। In this the first term is 80 and the common difference is also 80, 160 minus 80 and this is equal to 80। ये हमने नीचे देखा था यहाँ पर अभी, करेक्ट। अभी इसी के आगे क्या कैलकुलेट करना है? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years। अब ये वैल्यूज क्या है? दीज आर द वैल्यूज ऑफ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आफ्टर 1 year, इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। ऐसे हमें इंटरेस्ट कितने साल के बाद कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट आफ्टर 30 years। इसका मतलब आपको क्या करना है? nth टर्म फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको क्या करना है? यूज करना है an का फॉर्मूला। सो an इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 30th टर्म। सो a30 इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म इज 80 plus n minus 1 means 30 minus 1 into the common difference is 80. So this is equal to 80 plus 30 minus 1 is 29 multiplied by 80. So this is equal to 80 plus 29 multiplied by 80. 40 में से 9 गए, 202 320। तो ये हो जाएगा 2320 एंड इन दोनों को ऐड कर देना है। So the answer will be 2400। So the value of the 30th term is 2400। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? This means interest at the end of 30 years will be interest at the end of 30 years will be 2400 rupees। इजी है, समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। So what is given? Mr. Rao started work in 1995 at an annual salary
of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? अब क्या दिया गया है क्वेश्चन में, मिस्टर राव ने काम स्टार्ट किया है और जब उन्होंने काम स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, 1995 में, उस टाइम पर उनकी सैलरी कितनी थी, एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपीज और उसके बाद हर साल उनकी सैलरी जो है वो 200 रुपीज से बढ़ रही है। और आपको क्या पूछा गया है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज, कौन से साल में उनकी इनकम मतलब उनकी एनुअल इनकम 7,000 रुपीज हो गई, ऐसे पूछा गया। तो चलिए पहले गिवन डेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो 1995 में सैलरी कितनी है, 5,000, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए पहले मैं लिस्ट ऑफ सैलरीज इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ऐसे बोल देता हूं। तो क्या है लिस्ट ऑफ सैलरीज, द फर्स्ट सैलरी इज 5,000 रुपीज, उसके बाद सैलरी कितनी हो रही है, 200 रुपीज से बढ़ रही है नेक्स्ट ईयर, तो सैलरी हो जाएगी 5,200, उसके बाद और 200 से बढ़ रही है तो सैलरी हो जाएगी 5,400 ईयर्स, ऐसे सैलरी उनकी बढ़ती जा रही है। और क्या बोला है, फाइनल उनकी सैलरी 7,000 रुपीज कौन से साल में होगी, ये हमें पूछा गया। तो उनकी फाइनल सैलरी अभी हम यहां पर ले लेते हैं 7,000 रुपीज, तो उनकी सैलरी 7,000 कब होगी, ये हमें पूछा गया। तो क्या ये एपी फॉर्म करता है, यस। कैसे, आपको क्या करना होगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं पहले लिख लेता हूं, लेट ए इज इक्वल टू 5,000, A1 is equal to 5,000, A2 is equal to 5,200, A3 is equal to 5,400. So from this we can find the difference. A2 minus A1 is equal to 200 rupees and A3 minus A2 is also equal to 200 rupees. So this indicates that as the difference is fixed, the given list of numbers form an AP. So as the difference is fixed, given list of numbers form an AP. अब ये AP फॉर्म करता है, यहां तक तो समझ में आ गया है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं AP is 5,000, 5,200, 5,400 and so on up to 7,000. तो यहां से हमें मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 5,000 and the common difference is 5,000, sorry, the common difference is 200 rupees and what is the nth term, nth term is 7,000 rupees. ये आपको यहां पर दिख रहा है कि nth टर्म कितनी है, 7,000 रुपीज। हमें क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, an is equal to a plus n minus 1 into d. So an is 7,000 is equal to a is 5,000 plus n minus 1 into 200. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक बार अगर आपको n मिल गया तो कौन से साल में उनकी सैलरी 7,000 है ये भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 7,000 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज 5,000 प्लस 200 इंटू n इज 200, n माइनस 200 इंटू 1 इज 200। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं कैलकुलेशन को। तो ये 7,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा, 2,000 एंड दिस इज इक्वल टू 200 माइनस 200, 7,000 माइनस 5,000 इज 2,000। और अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हमें दिख रहा है ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 200, तो ये क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 200 मतलब कितना बचेगा, सिर्फ 10। This is equal to n minus 1. So therefore we have n is equal to 10 plus 1 means 11. मैंने बस कैलकुलेशंस थोड़े से डायरेक्ट कर दिए हैं
2000, you can see that each of these numbers is divisible by 200, तो इसको 200 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 10, इस क्वोशिएंट बचेगा 10, इसको डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा सिर्फ n, इसको डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा सिर्फ 1, फिर इसको बस सिंपलीफाई किया है, n की वैल्यू आ गई है 11। इसका मतलब कौन से साल में उनकी सैलरी 7000 हो रही है? द सैलरी इज 7000 इन द 11th ईयर। तो फर्स्ट ईयर, अब मैं बस यहां पर, ये आपको लिखना नहीं है, मैं बस बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर कौन सा है? 1995। सेकेंड ईयर कौन सा है? 1996। हमें कौन से ईयर में जाना है? 11th ईयर में। तो 11th ईयर कौन सा होगा? 11th ईयर कौन सा होगा? करेक्ट, 11th ईयर होगा 2005। आप ये काउंट कर सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, बस सिंपल ट्रिक, 1995 में 10 ऐड कर दो, दैट विल इंडिकेट द 11th ईयर एंड दिस विल बी 2005। समझ में आ गया? तो बस मुझे अभी ये रफ वाला पोर्शन था, बस लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। देयरफॉर सैलरी of Mr. Rao will be 7,000 rupees in 2000। 11th ईयर में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, और 1995 से 11th ईयर कब आएगा? 2005 में। तो 2005 में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। समझ में आ गया? इन प्रॉब्लम्स की ध्यान से प्रैक्टिस करना है, इनको ध्यान से समझना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया ये पूरा वीडियो? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।